दोस्तों, लीजेंडरी सिंगर मोहम्मद रफ़ी कैसे बने, इसका एक बहुत ही रोचक किस्सा है। मेरी जानकारी में आया तो मैंने सोचा आप सबकी जानकारी में लाकर इसको शेयर करता हूँ, शायद आप सब भी सुनकर एंजॉय करेंगे। मोहम्मद रफ़ी जिनका कि बहुत ही बड़ा परिवार था, उनके 6 भाई बहन थे। पढ़ाई लिखाई में कुछ खास थे नहीं, परिवार बड़ा था, जिम्मेदारी ज़्यादा थी। इसलिए उनके पिताजी ने उनसे कहा कि अपने भाई के साथ जाके सैलून में हाथ बटाओ। परिवार की जिम्मेदारी को समझते हुए रफ़ी साहब ने अपने पिताजी की बात को मानते हुए बार्बर शॉप में जाके काम करना शुरू कर दिया। काम तो वो करते थे, लेकिन क्योंकि आर्टिस्ट थे तो काम करने के साथ ही साथ वो गुनगुनाते भी रहते थे। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि जब वो बार्बर शॉप में काम कर रहे थे तो साथ में गुनगुना भी रहे थे। उसी वक्त उनके साले मोहम्मद हामिद जी का वहाँ पर आना हुआ और उन्होंने उनको गुनगुनाते हुए सुना। बखूबी समझते हुए वे समझ गए कि उस दौर में ये अनोखी प्रतिभा है। ये कहते हुए उन्होंने मोहम्मद रफ़ी से ये कहा कि उसको और रियाज करके निखारें और समय आने पर वो उनको एक बहुत ही मशहूर संगीतकार से मिलवाएंगे, शायद कुछ हो जाए। रफ़ी साहब ने उनकी बात पर ध्यान रखते हुए रियाज करना प्रारंभ किया। आगे जाकर हामिद जी ने उनको नौशाद साहब से मिलाया, जहाँ ये वही नौशाद साहब हैं जिन्होंने मोहम्मद रफ़ी को लीजेंडरी सिंगर मोहम्मद रफ़ी में तब्दील करा, अपनी मूवी में सबसे पहले गाना गाने का मौका देकर। और न सिर्फ गाना गाने का मौका दिया बल्कि गाने के पैसे भी एडवांस दिए, जो कि उस समय में बहुत बड़ी बात है। लेकिन कम ही लोग ये बात जानते होंगे कि इससे पहले बीच में वो के.एल. सहगल साहब के प्रोग्राम में कोरस के तौर पर गा चुके हैं और उन्होंने 1948 में एक गाना गाया था, हिंदुस्तान के हम हैं और हिंदुस्तान हमारा, जो कि बहुत फेमस हुआ, उनकी प्रसिद्धि को बहुत आगे ले गया। लेकिन चेंजिंग पॉइंट कब आया, जब उन्हें राजेंद्र कृष्ण द्वारा लिखित गाना सुनो सुनो है दुनिया वालों बापू की अमर कहानी, ये गाना गाकर वो इतना फेमस हो गए कि उस दौर के प्रधानमंत्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको अपने निवास पर गाने के लिए आमंत्रित करा। बस ये उनके लिए टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद रफ़ी साहब के नाम से लिखे और जाने जाने लगे और भारत देश की आवाज़ बन गए। इसके बाद उन्होंने कभी भी किसी भी प्रोग्राम में कोरस के तौर पर नहीं गाया और हमेशा आगे ही आगे बढ़ते रहे। चाहे वो किसी भी तरह का गीत संगीत हो, चाहे वो दर्द भरा नगमा हो या खुशी का नगमा हो, रफ़ी साहब के गाने आपका साथ कभी नहीं छोड़ते होंगे। गाने को इतना दिल से गाते थे कि उनके गले से खून तक आ जाता था। ये किस्सा बहुत फेमस है कि किस तरह से बैजू बावरा के गाने को रियाज़ करते करते उन्हें इस तरह से गाया कि उनके गले से खून तक आ गया था। वो गाना आज भी बहुत ही सुपर हिट गाना है। आप जितनी बार सुनेंगे उतनी बार आपको कर्णप्रिय लगेगा। अपने दौर में मोहम्मद रफ़ी साहब इतने हिट थे कि चाहे कीनिया हो, चाहे वेस्ट इंडीज़ हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, किसी भी देश के प्रधानमंत्री से ज़्यादा अगर कोई लोकप्रिय था तो वो मोहम्मद रफ़ी थे और मोहम्मद रफ़ी के गाने थे। जब डिजिटलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं था, गानों में डल्बी साउंड बिल्कुल नहीं थी, तभी मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ आज के सिंगर से ज़्यादा बखूबी अच्छी और सुने जाने में कर्णप्रिय लगती थी। सिर्फ अपनी फ़ीस से मतलब रखने वाले, अगर उनको एक्स्ट्रा पैसा मिला है तो वापस कर देने वाले, ड्राइवर को अपने साथ ना रखने के बाद उसकी टैक्सी की व्यवस्था कर देने वाले मोहम्मद रफ़ी हर दिल अज़ीज़ थे। चलते चलते मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से आपका भी कोई ना कोई निकनेम होगा जिससे आप जाने जाते हैं प्यार से, उसी तरह से मोहम्मद रफ़ी का भी एक बेहतरीन निकनेम था। उनके घर का नाम था फ़ीको, जिससे वो चर्चित थे और जाने जाते थे। तो कैसा लगा आपको फ़ीको का ये लीजेंडरी मोहम्मद रफ़ी सिंगर बनने तक का सफ़र? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। आपके प्यार और स्नेह का तहे दिल से आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच।